अच्छा, इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट मासल, यू एंड योर एक्स्ट्रा करिकुलर इन्फॉर्मेशन। लेट्स स्टार्ट जी। अब्दुल्ला जाकिर, अस्सलाम वालेकुम। बी मोर रेगुलर मेरा बेटा। वाओ, फजर। अस्सलाम वालेकुम फजर। जी बच्चों, आज हम मैक्रो कर रहे हैं जिसमें बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आई कीप रिपीटिंग द टॉपिक्स। यूनिट 3 यानी पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। यूनिट 6 to 10 जिसमें क्या आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट, economic growth, income inequality and policies to redistribute incomes and wealth, और फिर economic development, और आखिर में globalization। आई हैवंट सीन अ पेपर जिसमें आज तक इनमें से क्वेश्चन ना आया हो, सो इंशाल्लाह ये पेपर भी उससे डिफरेंट नहीं होगा। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू गिव यू वन फ्रॉम मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर और दूसरा मनी पहले दो चैप्टर्स में से उठा के दे दे। दैट इज इम्पॉसिबल। सो इंशाल्लाह ताला आपका इसी में बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन नाउ जी। I've taken out the guess and साथ में उसके सिलेक्टिव क्वेश्चंस। ये देखो, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन फिस्कल पॉलिसी। अक्सर वो फिस्कल पे क्वेश्चन करता है, मॉनेटरी पे भी कर सकता है। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज विल रिड्यूस अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट but will also cause significant unemployment. Evaluate this statement for 20 marks. सबसे पहले याद रखिएगा, नॉलेज एंड एनालिसिस के 14 मार्क्स हैं, तो कम से कम 4 नॉलेज के हैं। तो जो जो की टर्म्स हैं इसमें 3 की टर्म्स हैं, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग या एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट से क्या मुराद है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद देम। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट मेरे बच्चों? Thank you, Iman. When people are willing and able to work. सॉरी, क्या पूछ रहे हैं समीद? जरा इसमें वो मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, क्राउडिंग आउट के, लिक्विडिटी ट्रैप के, एडिशनल टॉपिक्स आ जाते हैं, इनडायरेक्ट मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म आ जाता है। समझ रहे हैं? वो फिलिप्स कर्व आ जाता है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। नहीं, क्यों नहीं आ सकता बेटे, आ सकता है। समीद, डोंट मेक इट लाइक टू इजी फॉर योरसेल्फ। या आ सकता है। अब इसलिए तुम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? तो लेट somebody's mic is on which is causing a lot of disturbance। जी मासिल। हाँ, एट द करंट रियल वेज रेट इज परफेक्ट डेफिनेशन। ठीक है। और यार ये फिर आ गया जिंदा इंसान, ये पता नहीं कौन है, इसकी वजह से मैं गेट नहीं खोलता अनफॉर्चुनेटली। चलें जी, लेट्स मूव ऑन। जी मेरे बच्चों, बैक टू द क्वेश्चन। अब जरा प्लीज अपनी सेंसेस ऑन करें। हमने बकायदा एक आर्टिकल लिखना होता है, जैसे छोटा सा आर्टिकल किसी इकोनॉमिस्ट के लिए, किसी डॉन की पब्लिकेशन को, बड़ी पब्लिकेशन के लिए। तो सबसे पहले सबसे आसान मैंने जो टर्म थी वो डिफाइन करवाई। अनएम्प्लॉयमेंट इज इन व्हेन पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब एट द करंट रियल वेज रेट। परफेक्ट डेफिनेशन हो गई। अब जी मुझे बताएं, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या होता है? अच्छी डेफिनेशन पता लगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिस्से उसमें। ये तो करंट अकाउंट का कर रही हैं आप ईमान। बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा है। हाँ लेकिन कुछ बताओ ना कैसे क्या है। हाँ, कंपोनेंट्स, थोड़े से वर्ड्स बोले ना बीच में। ओके, लेट्स सी। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, नॉट बैड। हाउ आई वुड डिफाइन इज, इट्स अ फाइनेंशियल record, a systematic record of all money inflows,
सॉरी मैं उल्टा बोल गया हूँ, मैंने डेफिसिट बताना है. आई थिंक वन किड इज कमिंग टू एंटर द क्लास, लेट मी लेट देम इन. मन्नान. जिंदा इंसान को पहले निकालते हैं और बाकी बच्चों को एंटर करते हैं. ओ ओ ओ. जी बच्चों, अब अच्छी तरह डेफिनेशन सुन लो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की. दिस इज व्हेन आउटफ्लोज और ऑफ मनी फॉर इंपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स, transfers, etc., outweigh the inflows from exports, investments and transfers, etc. समझ आ गई? हर चीज रिकॉर्ड हो रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट में. करंट, फाइनेंशियल, कैपिटल, सारे अकाउंट्स, तो हम हर का एक एक हिस्सा उठा के उसमें बोल देंगे. एवरीवन क्लियर? देयर इज नो हार्म इन इट, लेकिन थोड़ा सा वो बातें बताओ कि कहाँ से पैसा आ रहा है. आप यूं कर सकते हो, व्हेन इनफ्लोज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, शेयर्स बॉट एटसेट्रा, कुछ ऐसा कि पता लगे कि आपको उसके कंपोनेंट्स का प्रॉपर पता है. Yes, you can mention the names of the three components, no issues at all. क्या चीज हो सकती है? वो सेकेंडरी इनकम है, बिल्कुल सही कह रहे हो. Right, G? So write a few components. Balance of payment deficit refers to when inflows from exports, investments, savings, etc. are less than outflows for imports, investments and savings abroad. कुछ बता दें, ठीक है. अब मेरे बच्चे, आखिरी टर्म भी है और इसको हमने प्रॉपर अच्छी तरह करना है. What are expenditure reducing policies? Yes, इसमें कौन सी है? कौन कौन सी दो पॉलिसीज हैं? यस. कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी. तो हमारे पास बहुत बड़ा ग्राउंड मिल गया हमें खेलने के लिए. हम पहले कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल का बताएंगे कि गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस को, इनकम टैक्स वगैरह को बढ़ा देगी. उससे डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, जिसकी वजह से लोकल गुड्स की डिमांड भी गिरेगी और इंपोर्ट्स की डिमांड भी गिरेगी. ठीक है. अब हम ये दोनों हिस्से अलग अलग कर देते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और अनएम्प्लॉयमेंट को. मुझे एक मिनट, एक बच्चे को मैं एंटर कर दूं. मुझे थोड़ा सा बताएं, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने से. हाँ जी. मैं आपको पूरा आंसर दिखाऊंगा फ्रॉम सर कामरान, आंसर्स, ताकि आप लोगों को प्रॉपर. मैं सिर्फ बेसिक अभी ब्रॉड स्ट्रोक्स दे रहा हूं. तो क्या होगा जी, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होने से, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तीन इंजेक्शंस विड्रॉल्स में बदल जाएंगे, जिससे एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा. अब यहीं पे हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की. पहले अनएम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए. अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे थी या बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट पे थी, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आएगी. और ये कौन सी होगी? सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम एग्रीगेट डिमांड को गिरा रहे हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट पे थोड़ी सी बात करते हैं. क्योंकि लोकल गुड्स की भी डिमांड गिरी है, इनकम गिरने से इंपोर्ट्स आर ऑफन लग्जरीज. तो डिपेंडिंग ऑन मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स की डिमांड भी गिरेगी. एज अ रिजल्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, करंट अकाउंट के बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट कम होगा, तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट भी कम हो सकता है. लेकिन यहीं पे हम अब आगे चल रहे हैं कि वाई, सॉरी पहले मॉनेटरी का कंप्लीट कर लें, फिर एक ही बार सारी लिमिटेशंस करते हैं. मॉनेटरी में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी यूज करेगी, डिफ्लेशनरी यानी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे. अब इंटरेस्ट रेट को ही लेके चलते हैं. इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा, रिटर्न ऑन सेविंग कम, कंजम्पशन ऑन बिग टिकट आइटम्स, लग्जरीज वगैरह कम हो जाएगी. उसकी वजह से लोकल गुड्स की भी डिमांड गिरेगी और इंपोर्टेड लग्जरीज की डिमांड भी गिरेगी. तो मैं तो कंजम्पशन कह रहा हूं ना.
बिग टिकट आइटम्स पे कंजम्पशन कम होगी, मैं सेविंग तो ज्यादा होगी डेफिनेटली, इसलिए कंजम्पशन कम होगी। समीद क्या बात कर रहे हो? फोर, दिस वन एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग। जी, ओके। अच्छा जी, अब इंटरेस्ट रेट के हम और एंगल्स लेते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हॉट मनी इनफ्लोज आएंगी हमारे मुल्क में, जिससे हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, वो ऊपर जाएगी, अप्रिशिएट होगी। अब इंपोर्ट सस्ती हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी। शॉर्ट रन में तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कम होगा, क्योंकि मार्शल लर्नर कंडीशन अभी मीट नहीं हुई होगी, और कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से एक्सपोर्ट्स की डिमांड भी इनलास्टिक होगी और इंपोर्ट्स की भी। वक्ती तौर पे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, लेकिन लॉन्ग रन में जब मार्शल लर्नर कंडीशन मीट हो जाएगी, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की पीडी ग्रेटर देन यूनिटी, ग्रेटर देन वन हो जाएगी, तो तब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मजीद बढ़ सकता है। समझ आ रही है मेरे बच्चों? ओके जी, श्योर, व्हाई नॉट, इट ऑलवेज एड्स टू क्वालिटी, देयर इज नो। लेकिन जो आपने डायग्राम पॉलिसीज के हवाले से सीखने हैं और बनाने हैं, वो ही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड वाले, जिसमें वो फुल एम्प्लॉयमेंट और जी मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर वाले, वो वाले हमने बनाने होते हैं इसमें, मल्टीप्लायर वाले बेसिकली। ठीक है जी। अब हमने काफी बात कर ली। अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी का बढ़ेगी? सिक्लिकल, स्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजिकल, क्लासिकल पे इतना अफेक्ट नहीं आएगा। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को कम कर सकती हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी अगर हम अबव फुल एम्प्लॉयमेंट थे। उसमें तो हमारी सिर्फ इन्फ्लेशन कम होगी, हम और ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो हर लिहाज से इसको इवेल्युएट करके कंक्लूड करना है। लेट मी क्विकली शो यू द आंसर। जी मेरे बच्चों, यस यस यस, अबव फुल एम्प्लॉयमेंट हो और अब एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज यूज करें, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर गिरने से हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कॉज नहीं होगी। पॉजिटिव आउटपुट गैप, ये वाले डायग्राम आपको आने चाहिए बच्चों। ठीक है, अब जरा तसल्ली से एक बार मैं देख लूं कोई बच्चे वेट तो नहीं कर रहे एंट्री का। नहीं, ऑलराइट, लेट्स गो ऑन। सबसे पहले जी एक बार क्वेश्चन फिर देख लें। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज विल रिड्यूस अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, ट्रू, बट विल आल्सो कॉज सिग्निफिकेंट अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रू। लेकिन हमने इसके बकायदा इवेल्युएट करना है 20 मार्क के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफाइन किया जैसे हमने किया था, इज अ फाइनेंशियल या सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ all transaction of a country with the rest of the world. A deficit of balance of payment means that inflows from foreign exchange because of exports, incomes, investments, borrowings, उन्होंने देखो तीन चार चीजें बोली हैं, fall short of outflows for imports, इनकम सेंट अब्रॉड एंड रीपेमेंट ऑफ फॉरेन लोन्स एक्सेट्रा। कुछ भी आप लिख दें जो करंट अकाउंट में, कैपिटल में, फाइनेंशियल में है। समझ आ गया? यूजुअली अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज बिकॉज ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का, सर्विसेज एंड गुड्स का बैलेंस है। यहां तक कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों? हमने सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट को और जी मेरा बेटा, लेफर कर्व, आप सारी लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, टाइम लैग्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लेफर कर्व, लिक्विडिटी ट्रैप, सारी कर सकते हैं। क्राउडिंग आउट लाजमी करनी है, समझ रहे हैं? है तो सिंपल फिस्कल एंड मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शनरी का क्वेश्चन ना, उसमें सारी वो लिमिटेशंस आएंगी, इवैल्यूएशन बनती जाएगी। क्लियर ऑन दैट? Okay, G. Unemployment is the number of people who are willing and able to work but unable to find a job at current wage rate. बेशक ऐड कर दो। अब जी, expenditure reducing strategies are a set of deflationary and contractionary policies that aim to reduce aggregate demand to achieve macroeconomic stability. One of the tools to reduce expenditure is raising interest rates. Higher interest rates raise the cost of borrowing as well as the reward for savings. People choose to save more, borrow, and consume less.
Consumption, especially of high priced non essential items, luxuries, fall, leading to lower aggregate demand. Higher interest rate also raise the opportunity cost of investments, leading to lower investment and lower aggregate demand. वही withdrawals होना शुरू हो गए. Households and firms not only lower the demand for domestically produced goods, but also reduce the demand for imported goods, leading to improved balance of payment. किसी को इस आसान से पैराग्राफ में प्रॉब्लम? सिंपल डिफ्लेशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और सिर्फ इंटरेस्ट रेट यूज किया. ठीक है. अब जी, the reduced AD may also help control demand pull inflation and make locally made goods more price competitive both at home and abroad, prompting consumers to switch to relatively cheaper local goods and services. This expenditure switching aspect of deflationary policies also leads to higher net exports and reduce balance of payment deficit. राइट जी. उसके बाद हाउएवर देयर इज अ डाउन साइड ऑफ रेजिंग इंटरेस्ट, स्पेशली अगर हमारा फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है. हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से हॉट मनी आएंगी हमारे बैंक्स में, फालतू पैसा, स्पेकुलेटर्स वगैरह का. उससे डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, वो अप्रिशिएट होगी. उसके अप्रिशिएट होने से एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, वर्सनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट वर्सन होना शुरू हो जाएगा. कुछ समझ आ रहा है कैसे पॉलिसी के रास्ते में लिमिटेशंस आ रही हैं? राइट. अच्छा जी, अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में such as lower government spending G and higher income tax T may also be used to reduce expenditure aggregate demand. Since G is a direct component of aggregate demand, a reduction in G reduces aggregate expenditures. It may also reduce government spending on imports, leading to improved balance of payment. Higher income tax reduces disposable income and forces consumers to reduce the demand for locally made goods as well as imports. आइडिया यही है कि लोगों के हाथ से पैसा निकाल दो, imports ना कर सकें. Therefore, it is expected that the tools such as higher interest rates, lower government spending, higher taxes would help reduce import bill and improve balance of payment. समझ आ रही है मेरा बेटा? ये क्वेश्चन है बेटे. जी, वो हमने सारा वही किया मेरा बेटा. आप जरा लेट आए हो ना. हमने सारा वही किया. आई टोटली अप्रिशिएट दैट कि आप रेगुलर हो इतने, माशाल्लाह. जी मासिल. ओ यस, कितना ऑयल इंपोर्ट कर रही है हमारी गवर्नमेंट. इन दैट कॉन्टेक्स्ट ठीक है. ओके जी, लेट्स मूव ऑन. अब यहां तक हम पहुंच चुके थे, लास्ट पैराग्राफ पे थे. हाउएवर ऑल दीज कॉन्ट्रैक्शनरी टूल्स विदड्रॉ रिड्यूस द डिमांड फॉर लोकली मेड गुड्स. अभी तक इन्होंने सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट को हैंडल किया, अब अनएम्प्लॉयमेंट पे आ रहे हैं. दैट्स अ गुड वे टू डू इट. While it may be beneficial for economies operating above full employment, yani positive output gap, and experiencing demand pull inflation, it may cause recession and demand deficient yani cyclical unemployment in economies operating at or below full employment. अभी देखो, ये इकोनॉमी अबव फुल एम्प्लॉयमेंट थी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व नीचे शिफ्ट हुआ, हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ गए, कोई ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आई. समझ आ गई बात? एवरीवन शुड नो दिस डायग्राम बाय हार्ट. जी मेरा बेटा. नहीं, इक्विलिब्रियम तो हमेशा होता है. अबव फुल एम्प्लॉयमेंट था, वाई एफ फुल एम्प्लॉयमेंट थी, हम वाई ई पे थे. जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर गिरेगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होने से, टैक्सेस बढ़ने से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएंगे. हमें कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, इन्फ्लेशन कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, बिकॉज इकोनॉमी वॉज ऑलरेडी अबव फुल एम्प्लॉयमेंट. गॉट इट? आपने खुद लगाना है ना मेरा बेटा. वाई एफ पीछे लगा दो, करंट इक्विलिब्रियम आगे बना दो. ड्रॉ कर दो ये डायग्राम्स. या हमने दोनों सिचुएशन सिखानी है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे हैं तो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट कॉज होगी,
फुल एम्प्लॉयमेंट से अबव है तो कोई मसला नहीं होगा। यू कैन, नो वरीज। राइट जी। अब उसके बाद डायग्राम वन शोज इकोनॉमी ऑपरेटिंग अबव फुल एम्प्लॉयमेंट एंड देयर इज एन आउटपुट गैप ऑफ वाई ई करंट output minus YF full employment level of output. The use of expenditure expenditure switching strategies help switching क्यों लिख दिया, reducing strategies helps reduce aggregate demand, bring the economy closer to full employment and fill the inflation gap. जी मेरा बेटा, कौन सा? वाई कहाँ शिफ्ट हुआ है? अरे बेटे, आपको ये मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाई थी इन द ग्राफ्स क्लासेस। चलें एक बार फिर बनाते हैं, बिकॉज दिस क्लियरली शोज कि अभी तक ये डायग्राम माइंड में नहीं बैठे। दोबारा करते हैं। ऑल राइट जी। अब देखिए इसको अनस, ज्यादा बार हम नहीं कर सकेंगे, इसको प्लीज अच्छी तरह आज समझ लो जी। आपने ये अपनी हिसाब से ड्रॉ करना होता है और बड़ा इजीली हो जाता है अगर बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें ठीक हो। बिल्कुल दिखा सकते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ दोनों चीज। हाँ हाँ, आप बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। इधर आ गया ई। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, बिल्कुल दोनों एक्सेप्टेबल है, बट दिस इज अ बेटर वन। अब देखो ये है 45। यस, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और नेशनल आउटपुट बराबर है हर पॉइंट पे। अब अनस हमने खुद फैसला करना है कि हमने फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ दिखानी है। अब हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को यहां कहीं लगा देते हैं, वाई एफ, ठीक है। और अब पहला एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व ए ई जीरो यहां लगाओगे। अब इकोनॉमी अबव फुल एम्प्लॉयमेंट करंट इक्विलिब्रियम है, वाई ई टू वाई एफ पॉजिटिव आउटपुट गैप है। अब जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाए कम करेगी, रिड्यूसिंग पॉलिसीज करेंगे, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है वो नीचे गिरेगा। अब इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ गया। ए टू ई एफ हमारा इन्फ्लेशनरी गैप था, जिसको हमने स्पेंडिंग कम करके ठीक किया और पॉजिटिव आउटपुट गैप को भी वापस किया। तो अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे है तो रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज विल एक्चुअली वर्क फॉर अस। ना सिर्फ इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो रहा है, बल्कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी कॉज नहीं हो रही। सबको समझ आ गया या एक बार फिर थोड़ा सा बता दूं? आपको तो आ गया। मीन अनस बताओ मुझे। कोई बात नहीं, होता है। अच्छा जी, अब एक बार सिंस वी ऑन दिस पेज एक बार फिर ड्रॉ कर देते हैं। इस बार हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे खुद को रखते हैं और देखते हैं कैसे अनएम्प्लॉयमेंट आएगी एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज से। ए ई वाई 45 डिग्री लाइन जो कि सिर्फ हम इसलिए लगाते हैं कि हर पॉइंट पे एक्स एंड वाई एक्सेस पे वेरिएबल्स बराबर हैं। तो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो रहे हैं यहाँ पे। तो हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमने लगाया जी यहाँ पे वाई एफ, और पहला इक्विलिब्रियम उसी में से गुजार दो। इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे थी। अब गवर्नमेंट ने जब एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज लगाई ए ई वन, तो अब जो हमारा इक्विलिब्रियम आया है ये बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। हमने अनएम्प्लॉयमेंट कॉज कर दी है। समझ आ गई मेरे बेटे? प्लीज आई नीड रीट्रेशन, जहां पे कोई मसला है पूछ लें। पहली लाइन को वाई एफ बना दिया और उससे कम कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट दिखा दी।
यस, श्रिंक हो गई है, हम पीपीसी के अंदर आ गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? ये है जी अबव फुल एम्प्लॉयमेंट। जी मेरा बेटा। नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा उल्टा सवाल कर रहे हो। अगर आप एल आर एस वाला करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एल आर एस बनेगा पहले वाले डायग्राम में, सर सेकंड वाले डायग्राम में, और दूसरे वाले में पीछे बनेगा। मतलब ऑल यू नीड टू डू इज, मेरे ख्याल में, या मैं नहीं समझ पा रहा, या आपकी बात मुझे गलत समझ आई है, जो भी है अभी देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप परफेक्टली इनइलास्टिक बनाओगे मेरा बेटा। प्राइस लेवल, रियल जीडीपी लेवल्स याद रखिएगा। मैं हम अबव फुल एम्प्लॉयमेंट में अपने आप को दिखाना चाह रहा हूं, तो मैंने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, पीछे बना दिया, और आगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम किया, करंट इक्विलिब्रियम। हम पॉजिटिव आउटपुट गैप में थे, ठीक है। गवर्नमेंट जब रिड्यूसिंग पॉलिसीज करेगी, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग, तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएंगे। ये देखो प्राइस लेवल भी कम हुआ और फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी आप आ गए। समझ आ गया रबिया? कर सकते हैं। ए टू ई एफ आपका इन्फ्लेशनरी गैप है, जितना डिमांड कर्व शिफ्ट हो। गॉट इट मीन? जी रबिया, 100%। कोशिश करो ये वाले डायग्राम प्रैक्टिस कर लो बेटे। चलें जी, अब दूसरे केस में हम फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हैं। अब जब रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज आएंगी, तो हम वाई ई पे आ जाएंगे। इससे साइक्लिकल सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको डिमांड डेफिशिएंट भी बोलते हैं, वो होंगी। अलबत्ता स्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजिकल, फ्रिक्शनल, उन पे शायद ज्यादा असर ना आए। समझ आ गया? अलबत्ता अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे कम हुई थी, तो उससे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती। ठीक हो गया? तो अब एंड पे कंक्लूजन देख रहे हैं। एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, द यूज ऑफ एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग स्ट्रैटेजीज विल you know may help stabilize price level and switch the demand from imports to locally made goods. मुझे एक आवाज सी आई थी, no, to switch to locally made goods, right? Therefore, employment in import substitution and export industries may increase. तो अब यहाँ पे एक और इवेल्युएटिव उन्होंने पॉइंट दिया है कि अनएम्प्लॉयमेंट होना जरूरी नहीं है। एग्रीगेट डिमांड जब गिरती है इंपोर्ट्स की वजह से, इंपोर्ट्स पे हम सॉरी डिमांड कम करते हैं, तो लोग किधर जाएंगे? लोकल गुड्स पे। तो इंपोर्ट्स के सब्सिट्यूट जो इंडस्ट्रीज थी या एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, उनकी डिमांड शायद बढ़ जाए। इट इज देयर फोर कंक्लूडेड। जी जी मेरा बेटा। रिड्यूसिंग। नहीं, यहाँ पे इन्होंने एक दो बार मिस प्रिंट कर दिया है, लिखा सारा एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग का ही है। नहीं, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग में मेरी बात सुनो। आपने इनकम्स कम करवाई हैं, तो लोग इंपोर्ट्स नहीं खरीद पा रहे, तो उसके लोकल चीप सब्सिट्यूट्स पे जाएंगे ना। या वी आर अज्यूमिंग दैट अमूमन दे आर। हाँ हाँ, जरूर लिखो, जितना क्लियर लिखोगे उतना अच्छा है, ठीक है। It is therefore concluded that the impact of expenditure reducing strategies on unemployment depends on current state of the economy, whether we were above full employment or on full employment. Also, the type of unemployment economy was experiencing, अगर cyclical थी तो वो बहुत बढ़ेगी, लेकिन structural, classical, frictional पे कोई खास असर नहीं आएगा। Got the point मेरे बच्चों? होता है ना, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी दोनों में होता है। हम एग्रीगेट डिमांड कम करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। बढ़ती है बिकॉज हमारी एक्सपोर्ट सस्ती हो जाती हैं, इंपोर्ट्स महंगी लगती हैं, तो एक्स माइनस एम का इंजेक्शन आके वापस एग्रीगेट डिमांड बाहर शिफ्ट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ ओपन द इकोनॉमी। जी बेटे।
जी, ये डैम्पनिंग है ना, रिड्यूसिंग। स्विचिंग में आप प्रोटेक्शनिज्म, डीवैल्यूएशन और सप्लाई साइड पॉलिसीज यूज करते हैं, ठीक है। जी जी जी। मैंने कहा था डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम होने से आपकी एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी। उससे एक्स माइनस एम में अगर इलास्टिक थी डिमांड एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की, इंजेक्शन आने से अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो सकती है। ओके, लेट्स नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम कर सकेंगे ज्यादा? हाँ, भी टाइम है। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ यूजिंग फिस्कल पॉलिसी टू क्लोज अ नेगेटिव आउटपुट गैप। अब आप लोगों को अंदाजा होगा कि पिछला क्वेश्चन करने के बाद दिस वन विल सीम फेयरली इजी। डायग्राम बनाना है हमने और इफेक्टिवनेस फिस्कल पॉलिसी की जज करनी है कि वो जो एम्प्लॉयमेंट गैप है, नेगेटिव आउटपुट गैप, उसको कवर कर सकती है। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो हमने जी 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 जी। नहीं, क्यों दोनों लिखनी है? नेगेटिव आउटपुट गैप है तो एक्सपेंशनरी लिखनी है ना मेरे बेटा। या सबसे पहले आप फिस्कल पॉलिसी डिफाइन, फिर नेगेटिव आउटपुट गैप ड्रॉ करके डायग्राम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कैसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाती है और इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाती है। फिर क्यों नहीं आ पाती? कंज्यूमर फ्यूचर कॉन्फिडेंस बहुत कम था, ठीक है जी। आपकी जो है गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट हुआ, उन्होंने लोन्स लिए, उससे क्राउडिंग आउट आया। वो सारा कुछ हम लिमिटेशंस लिख के उसके रास्ते की रुकावटें करके कंक्लूड करेंगे। तो लेट्स सी द आंसर। सबसे पहले जी, fiscal policy is a deliberate manipulation of government spending and net taxes to achieve a variety of macroeconomic objectives such as price stability, reduced unemployment, higher economic growth, and greater income equality, etc. Expansionary fiscal policy aims to raise aggregate demand by reducing taxes and or raising government spending, while contractionary fiscal policy aims to reduce aggregate demand either by lowering government spending or by raising taxes. उन्होंने एक बार दोनों की डेफिनेशन दे दी। आउटपुट गैप इज द गैप बिटवीन द इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट। नेगेटिव आउटपुट गैप क्या होता है? जब इकोनॉमी इज बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट वाई एफ पे थी, हमारा करंट इक्विलिब्रियम वाई ई पे था, वाई ई से वाई एफ, नेगेटिव आउटपुट गैप। समझ आ गया? बस इसी एग्रीगेट डिमांड को या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को हमने ऊपर शिफ्ट करना है। सबको समझ आ गई? बेटे, दोनों एक चीज है ना। ए ई फ्यूचरिस्टिक है, ए डी करंट है, तो दोनों ठीक है। हाँ, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है ना, दोनों आप कर सकते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। G. So equilibrium output in this diagram is YE, which is below the potential output YF. The gap between these two output levels is negative output gap. There is also a deflationary gap from A to B, right? A negative output gap and a deflationary gap are because of lack of aggregate demand, and an expansionary fiscal policy may help bridge them. Clear हो रहा है? कोई मसला? अब जी सिंपल पॉलिसी हमारी स्टार्ट। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, हमने इस वक्त फुल एम्प्लॉयमेंट पे ले नहीं जाना ना, अभी सिर्फ गैप को हाईलाइट कर रहे हैं। अगर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ए पॉइंट पे एडी होता तो कोई गैप ना होता, हम उससे पीछे हैं। Okay, decision of government to reduce income taxes raises disposable income for consumers and post-tax profits for businesses, prompting them to raise consumer spending. C, investment. I, combined with an increase in government spending. G, तो as a result पूरा aggregate demand curve right पे shift होगा, close डिफ्लेशनरी गैप होने का चांस है, रादर रियल आउटपुट बढ़ेगी, बस आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया। कितना आसान है।
रबिया बना सकते हो ना मेरा बेटा? ओके, जस्ट वैसे ही कह रहे हो, लेकिन चलो प्रैक्टिस कर लो. टू इंक्रीज द रियल आउटपुट इज द इंक्रीज इन रियल आउटपुट इज लार्जर देन द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू मल्टीप्लायर इफेक्ट. मल्टीप्लायर इज इनवर्स ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. 1/MPC हम करते हैं, कई गुना. देखो, थोड़ा सा इंजेक्शन आया था और कई गुना रियल आउटपुट बढ़ी. लेकिन इसके रिजल्ट में अब हम इसकी डाउन साइड्स देखते हैं. हाउ एवर रिजल्ट इन बजट डेफिसिट. जब गवर्नमेंट टैक्स और नॉन टैक्स सोर्सेज से उसकी इनकम कम है और स्पेंडिंग ज्यादा कर रही है, अक्सर इस बजट डेफिसिट की वजह से बोरोइंग करनी पड़ती है. बोरोइंग गवर्नमेंट लेती है कमर्शियल बैंक से, उससे कमर्शियल बैंक्स के लोन्स की डिमांड बढ़ती है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं. उससे जो एक्सपेंशनरी फिस्कल इफेक्ट आना था वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी इफेक्ट से क्राउड आउट हो जाता है. सबको ये बात समझ आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है. सुने सुने सुने. गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट हुआ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से. उन्होंने अभी बैंक, एमसीबी, इन सब से लोन लिया, कमर्शियल बैंक से. अब जब बैंक्स के लोन्स की डिमांड बढ़ेगी, वो इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे. इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट आ जाएगा, क्राउड आउट हो जाएगी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग. वो तो फिर फर्दर उसकी इवैल्यूएशन है ना. बट यू गेटिंग द पॉइंट. इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो एक्सपेंशनरी इफेक्ट है उसको क्राउड आउट कर रहा है कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट. ठीक है. श्योर. समीत, मेरी बात का जवाब देना. गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई, अपनी टैक्सेस कम किए, उनका बजट हो गया डेफिसिट. अब गुजारा करने के लिए, उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए वो लोन्स लेंगे कमर्शियल बैंक से, अल्फला से, बैंक ऑफ पंजाब से, इस्लामी बैंक से. तो जब बैंकों के लोन्स की डिमांड बढ़ेगी, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरो करेगी, तो वो इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे? जब इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट आएगा. इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट. शाबाश. द इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग में नॉट ओनली हेल्प रिड्यूस नेगेटिव आउटपुट गैप एंड रिड्यूस डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट, बट ऑल्सो लोअर सप्लाई साइड और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे थी, तो उसके रिजल्ट में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वर्कर्स को हाई पेड जॉब्स मिल सकती हैं. लोअर टैक्सेस से इंसेंटिव टू वर्क एंड इन्वेस्ट बढ़ता है. बेसिकली लॉन्ग रन में ये सप्लाई साइड पॉलिसी बन जाती है. ठीक है. उससे भी इकोनॉमी की करंट एंड पोटेंशियल ग्रोथ आ सकती है. हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग में also accelerate the process of upgradation of country's infrastructure. This will not only benefit in short run, such as faster actual economic growth and falling negative output gap, but also raise the potential output gap in the long run. हायर इंटरेस्ट रेट से अलबत्ता प्रॉब्लम क्या होती है? हायर इंटरेस्ट रेट अट्रैक्ट हॉट मनी इनफ्लोज, जिससे हमारे बैंक्स में पैसा आता है बाहर से. करेंसी की डिमांड बढ़ने से वो अप्रिशिएट हो जाती है, एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं, इंपोर्ट्स सस्ती हो जाती हैं. अज्यूमिंग दैट मार्शल लर्नर कंडीशन इज फुलफिल्ड, दैट पीडी फॉर नेट एक्सपोर्ट्स एक्सीड्स यूनिटी ग्रेटर देन 1 हो गई, appreciation of currency leads to reduced net exports, lower aggregate demand, lower economic growth, larger negative output gap. कितने variables at the same time गवर्नमेंट को देखने पड़ रहे हैं? While an expansionary fiscal policy is more likely to raise aggregate demand to close a negative output gap in economies which are below full employment, higher aggregate demand may trigger demand pull inflation अगर हम on या above full employment थे. It will also, it will, अगर हम ज्यादा स्पेंड कर दिया और above full employment चले गए, it will particularly be the case if higher government spending is financed by increased money supply. लास्ट में जी, गवर्नमेंट में ऑल्टरनेटिवली यूज सप्लाई साइड पॉलिसीज. ये मैं नहीं पढ़ रहा, आप लोगों को सप्लाई साइड पॉलिसीज आती हैं. सिंस इट इज हार्डर टू एक्यूरेटली मेजर द आउटपुट गैप, गवर्नमेंट से ये गलती हो जाती है, या तो ओवरहीट कर बैठते हैं इकोनॉमी को, या बहुत थोड़ा फिस्कल स्टिमुलस देते हैं, या नेगेटिव आउटपुट गैप कंट्रोल नहीं होता, अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट रह जाती है, या ओवरहीटिंग की वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाती है. The attempts to fill the gap by raising government spending or lower taxes may trigger demand pull inflation, as well as problems in current account of balance of payment due to higher interest rate. Exchange rate appreciates, leading to expensive imports and cheaper imports. नेट एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट में जाते हैं. रिपीट कर दिया सारा, बट इट्स ओके. दिस विल
render the attempts to raise the demand for domestically made goods through the use of fiscal tools less effective, particularly in the economies that have greater marginal propensity to import. Selection of an appropriate macroeconomic policy depends on the cause and size of the negative gap. Good answer, but I would say आप लोग बाकी limitations भी बताएं fiscal policy की. Future confidence, time lags, political interference, वो बड़ी strong points हैं जो आप इसमें add कर सकते हैं. जी मेरा बेटा. जी समीर. ये देखो हम थे Y1 पे. गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाई A0 से A1 पे, E0 से E1 पे हमारा कर्व शिफ्ट हुआ. इंजेक्शन सिर्फ A0 से A1 था और नेशनल इनकम Y1 टू YF कई गुना बढ़ी. मल्टीप्लायर इफेक्ट. समीत मल्टीप्लायर भूल गए. व्हेन एन इंजेक्शन कॉजेज अ ग्रेटर चेंज. हाँ ठीक हो गया. चलें जी. अब ये कितनी क्या 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 एक्सेलरेटर. ऑटोनमस मींस चेंज इन नेशनल इनकम से जो इफेक्ट आ रहा है. ठीक है. इंड्यूस्ड मींस दैट. ऑटोनमस मींस कोई और फैक्टर. गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी, कोई इंजेक्शन आया था, उससे मल्टीप्लाई. नहीं, नेशनल इनकम इससे जरूर बढ़ती है, लेकिन नेशनल इनकम बढ़ने से एक्सेलरेटर आता है जो इंड्यूस्ड होती है इन्वेस्टमेंट, और उससे फिर मल्टीप्लायर आता है. गॉट द पॉइंट. यानी शिफ्ट होना चाहिए ना कोई और फैक्टर. अगर नेशनल इनकम चेंज होगी तो ऑन द कर्व मूवमेंट है. या गुड. Multiplier is when an injection causes a greater change in national income. ठीक है. Exports, government spending, investment, etc. ठीक है. Accelerator is when national income rises at a faster rate, investment increases by a greater proportion. वो on the curve movement आती है. National income internal variable है, उससे shift नहीं होगा. हाँ, exports, government spending, उनसे shift होगा और multiplier आएगा. समझ आ गया बच्चों? ओके जी. हम्म. हम्म. हाँ, सारे क्वेश्चन इसी पे होते हैं. ट्रू. आपने सब निकाल लिया समीर उसका. यू टेकन आउट द क्रक्स ऑफ इट. जी मेरे बेटे, और कोई बच्चा? इंड्यूस्ड इज दैट डिपेंड्स ऑन अनदर वेरिएबल. जैसे मैं आप लोगों को बेसिक एग्जाम, एक बार माइक्स बंद कर दें. जैसे मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको रात को स्लीपिंग पिल खाए बगैर नींद नहीं आ रही तो वो इंड्यूस स्लीप है. या आपका ऑपरेशन होना है और डॉक्टर ने आपको इंड्यूस्ड स्लीप दी है, बेहोश की है. ऑटोनमस इज जब आप जाके बेड पे लेटते हैं और आपको नींद आ जाती है खुद ही. तो अगर नेशनल इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, वो इंड्यूस्ड है. गवर्नमेंट स्पेंडिंग या कोई चीज भी हो रही है, वो इंड्यूस्ड है. अलबत्ता गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट या एक्सपोर्ट्स बढ़ने से पूरा कर्व शिफ्ट होगा. उससे जो नेशनल इनकम बढ़ेगी वो ऑटोनमस है, क्योंकि वो अदर फैक्टर्स की वजह से हुई है. एक्सचेंज रेट कम हुए थे. एक्सचेंज रेट कम हुए थे, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंजेक्शन आया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ा और नेशनल इनकम बढ़ी. वो ये चीज है. हाँ. प्राइस चेंज कॉजेज ऑन द कर्व मूवमेंट. इंड्यूस्ड. यस. नहीं नहीं, टैक्सेस, फैशन टेस्ट, एडवर्टाइजमेंट, वो शिफ्ट करते हैं, वो ऑटोनमस है. अब समझ आ गई? गुड वन अमीन. ऑलराइट जी, लास्ट 13 मिनट रह गए. लेट्स ट्राई टू सी इफ वी कैन हैंडल इट. एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट बजट सरप्लस will increase unemployment in short run, but it will make it easier to control a balance of payment deficit on current account in long run. इवेल्युएट द स्टेटमेंट. अगर आपको एग्जाम में पहली दफा क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा भी लगे ना, फाइट इट. आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है इसको लिखने के लिए. अब लेट्स सी जी. बजट सरप्लस पहले हमारी की टर्म है. ये क्या होता है?
कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल टूल है जब गवर्नमेंट को टैक्सेस एंड नॉन टैक्स सोर्सेज से ज्यादा इनकम आ रही है और वो स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, ठीक है। बजट सरप्लस से डिमांड विड्रॉल होता है, एग्रीगेट डिमांड गिरता है। हाई टैक्सेस से डिस्पोजेबल इनकम कम, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट कम, जिससे हाउस होल्ड्स और फर्म्स की कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट दोनों गिरती हैं। Combined with a fall in government spending leads to a contraction in aggregate demand. The fall in aggregate demand is likely to lead to a negative output gap. हम full employment पे थे और हमने बजट सरप्लस किया, पूरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड नीचे शिफ्ट हुआ और हम Y1 पे आ गए, हम नेगेटिव आउटपुट गैप का शिकार हो गए। अब वो क्या कह रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इससे आसानी से कंट्रोल हो जाएगा लॉन्ग रन में, और शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। अब इस चीज को हमने डिस्कस करना है। मैं बता रहा हूं आपको, इट्स दैट्स द ब्यूटी ऑफ A2। लगते क्वेश्चन इतने टफ हैं, लेकिन जब आप उसमें घुस जाए ना, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है AS कंटेंट से, A2 कंटेंट से, लिमिटेशंस होती हैं कि बच्चा घुमा फिरा के गलत तरतीब में भी लिख दे, 12-14 मार्क्स ले सकता है। आई हैव सीन चेक आंसर्स जिनको मैं रद्दी की टोकरी में फेंक दूं, लेकिन बच्चों ने गलत के बाद सही बातें, गलत के बाद सही बातें, CI ने मार्क्स दिए हुए थे। लेट्स गो नाउ, इसको डायग्राम को एक्सप्लेन किया इन्होंने। डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग में नॉट ओनली कॉज डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट as shown in diagram 1, but may also result in supply side or structural problems, unemployment, because government may have spent less on education and training, जिससे वर्कर्स की स्किल्स प्रोडक्टिविटी कम। वो ही बात दोबारा, हायर टैक्सेस से भी इंसेंटिव टू वर्क एंड इन्वेस्टमेंट कम होगा, रिड्यूस सप्लाई ऑफ लेबर होगी, रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आएगी। Workers, particularly those with high skills and large businesses, may move out of the country, brain drain. This slows down economic growth and raises unemployment. Reduced government spending may also slow down the process of upgradation of country's infrastructure. Repeat है हर क्वेश्चन में, आपकी सप्लाई साइड डिस्टर्ब हो रही है गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होने से। बजट सरप्लस हाउएवर रिड्यूसेस द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें फिस्कल क्राउडिंग इन आ रही है। गवर्नमेंट क्योंकि अपना बजट सरप्लस रख रही है, उसको लोन नहीं लेना पड़ रहा, बैंक्स के लोन्स की डिमांड गिर रही है, वो इंटरेस्ट रेट अब कम करेंगे। इंटरेस्ट रेट कम होने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब आते हैं जी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। दोबारा डिफाइन किया उन्होंने कि भाई इट्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स, इनकम्स, ट्रांसफर्स एटसेट्रा। बजट सरप्लस की वजह से, हायर टैक्सेस एंड लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से लोकली गुड्स डिमांड नहीं गिरती, लोकल गुड्स की डिमांड सिर्फ नहीं गिरती, इंपोर्ट्स की भी गिरती है, स्पेशली वो इनकम इलास्टिक होती हैं, लग्जरीज होती हैं। However, as explained earlier, a budget surplus may lead to lower interest rate. This may raise demand for imports, particularly those which are non-essential and high-priced luxuries. Lower interest rate का अगला मसला जी, hot money inflows कम, करेंसी डेप्रीशिएट, एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी, उससे करंट अकाउंट में इंजेक्शन आएगा। अगर मार्शल अर्नर कंडीशन पूरी थी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। While a budget surplus is more likely to reduce aggregate demand and trigger demand deficient unemployment, बजट सरप्लस का दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट पे असर नहीं आता, स्पेशली अगर डिमांड पर इन्फ्लेशन कम हो जाए, उससे हमारी एक्सपोर्ट सस्ती और इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं। Impact of budget surplus on unemployment also depends on type of unemployment. अगर डिमांड डेफिशिएंट सिक्लिकल थी तो यस वो बढ़ेगी, अलबत्ता स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, टेक्नोलॉजिकल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। Impact of budget surplus on unemployment also depends on responsiveness of interest rates. यानी इंटरेस्ट इलास्टिक डिमांड थी लोन्स की कि नहीं, ठीक है। फॉल इन इंटरेस्ट रेट जो हुआ था बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग लेस, बिकॉज ऑफ सरप्लस बजट, तो जरूरी नहीं है कि उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, बल्कि इकोनॉमी एक्सपैंड कर सकती है। गवर्नमेंट में अल्टरनेटिव यूज सप्लाई साइड पॉलिसीज, ये हमेशा एक अल्टरनेटिव बता दिया करें, खुद ही बताना है आपको, अच्छी तरह पता है सप्लाई साइड का। अ पॉलिसी टू हैव अ बजट सरप्लस इज मोर यूजफुल इन इकोनॉमीज जो पॉजिटिव आउटपुट गैप में है, अबव फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं आएगी और बजट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो उसका जो है
डेफिसिट भी ठीक हो जाएगा। समझ आ गई मेरे बच्चों? जी। नहीं, नहीं, इसके रिजल्ट में तो साइक्लिकल ही होती है, बाकी जो है वो अफेक्ट नहीं होते, हम ये कह रहे हैं। स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, टेक्नोलॉजिकल पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा। ये सिर्फ एग्रीगेट डिमांड गिर रही थी तो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। राइट? ओके जी। अब बच्चों, आई नो आई हैवंट गिवन यू वर्क फॉर सो लॉन्ग, ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें एज अ होमवर्क। राइट जी? इन मेनी कंट्रीज इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज रिगार्डेड एज अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तसल्ली से गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहाँ कहाँ होती है, क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ, actual potential, उसका formula. It is sensible, therefore, for a government to spend more to increase economic growth, as it is good for the country. फिर economic growth कैसे आएगी? Multiplier, फायदे, unemployment कम, सारा कुछ, लेकिन डिमांड पुल इन्फ्लेशन, लेकिन क्राउडिंग आउट, कुछ समझ रहे हैं? गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से लोन्स लेंगे, क्राउडिंग आउट, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, सारी फिर फ्यूचर कॉन्फिडेंस सब कुछ लेके इसको इवेल्युएट करें एंड देन कंपेयर इट विद द मार्क्स स्कीम. दिस इज मे जून. Yes, yes, government spending, बस that's it. जी, वो आप साथ में एंड पे करना. गवर्नमेंट कैन यूज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि दोनों तरह की ग्रोथ आए. एक्चुअली नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा. देखो, ये आप सारे आंसर्स पढ़ोगे, आपको बहुत अच्छा स्केच बन जाएगा. ठीक है? हाँ, ऐसा मॉडल आंसर इसमें मैक्रो में नहीं होते हैं.